अभी शेयर मैंने किया नहीं है विद्यार्थी जी। अब जब शेयर करूंगा अभी? तो अभी आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। हाँ, तो अभी मैं शेयरिंग करने जा रहा हूँ, आप अनम्यूट हो जाइए खुद से। ठीक है। अभी मैंने शेयर किया नहीं है किसी टॉपिक को। अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए, मैं वो भी चेक कर रहा था कि अभी आप लोग की क्या स्थिति थी। अब चलिए एक बार और गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, और मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। शेयरिंग के माध्यम से आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मैं आपके पास आ गया। देखिए मैंने शेयर कर दी। अब वाला व्यक्ति कोई भी बताइए प्लीज। क्या सर? दिख रहा है ना? आप तो शेयर जो हो रहा है वो तो दिख रहा है। जी सर। चलिए अब अनम्यूट हो जाइए, अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आज आपको पढ़ना है डेवलपिंग लाइफ गोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पर्सपेक्टिव्स, यानी जीवन के लक्ष्यों को विकसित करना व इसके परिप्रेक्ष्यों को समझना। तो आखिर जीवन के लक्ष्य क्या होते हैं? आपका यूनिट 3 का टॉपिक है पहला, आप उसको ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए आप उसको देखिए। आप खुद से भी विद्यार्थी थे, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप खुद से भी जब क्लास कर रहे हैं तो उसको जूम करके देख सकते हैं। आपके पास वह सुविधा है। जैसे ही आप स्क्रीन को जूमिंग करेंगे वो आपको और नजदीक जो लिखा गया है वो आपको और नजदीक आ जाएगा और आपको दिखेगा। तो आज जो क्लास है आपका यूनिट 3 का टॉपिक अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ। तो उसमें पहला टॉपिक है अपने जीवन लक्ष्यों को निश्चित करना तथा उनके भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यों को समझना। तो पहले जीवन लक्ष्य के विकास के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो इंतजार रूप से जो मैंने 5 पॉइंट डाला है, मैंने उसके बारे में इंतजार रूप से एक बड़ा है, थोड़ा आगे बढ़ना है। ठीक है, समय भी कम है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अनेक लक्ष्य होते हैं। हर लक्ष्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी व्यक्ति है वह चाहता है कि मैं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकूं, और इसके लिए क्या दिखाई नहीं होता दे है रहा है अपने सर। दिखाई नहीं दे रहा है आप किताब। हाँ अब ठीक रहा है सर। हाँ, देखिए विद्यार्थी जी, हमारे यहाँ से एकदम स्विंग हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। आपका अगर नेटवर्क थोड़ा भी कम होता है तो उस स्थिति में आपको दो चीजें होगी, एक प्रॉब्लम होगी, सुनाई नहीं देगा, और दूसरा दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो बेहतर नेटवर्क है उस नेटवर्क में रहें। ओके, यहाँ से शेयरिंग बेहतर ढंग से की जा रही है ताकि आपको बेहतर से बेहतर दिख सके। ओके चलिए। तो जीवन के लक्ष्य जो होते हैं आपकी किस आकांक्षाओं इच्छाओं के आधार पर आधारित होती है। आप अपने आकांक्षाओं को, आपकी इच्छाएं क्या, आपकी अभिलाषाएं, अपने लक्ष्यों के बारे में प्रारंभिक अवस्था से ही सोचते हैं, और शिक्षक जो है आपके प्रारंभिक अवस्था से ही आपके लक्ष्यों के बारे में कैसे बताते हैं इसके बारे में जानना है। आपका टॉपिक ही है जीवन के लक्ष्यों को विकसित करना और इसके परिप्रेक्ष्यों को समझना। तो जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने में जो आपके जीवन के लक्ष्य है उनमें आकांक्षाओं का, आपकी इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके आधार पर आप अपनी उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को आप देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में कोई चाहता है कि मैं कितना अधिक से अधिक अध्ययन कर सकूं ताकि प्रथम स्थान प्राप्त कर सकूं, उसकी यह अभिलाषा इच्छा होती है। कोई यह चाहता है कि मैं कितना से अधिक धन प्राप्त कर सकूं ताकि मैं मेरा समाज में एक स्तर ऊंचा हो सके। तो अपने स्तरों के ऊंचा क्रम के संदर्भ में, या अपने ज्ञान के वर्धन के संदर्भ में, या अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के संदर्भ में जो जीवन लक्ष्य है सबके निर्धारित होते हैं। और इस निर्धारण के आधार पर ही जो शिक्षक होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था से ही, बाल्यावस्था से ही, जो प्रारंभिक अवस्था है प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक जीवन लक्ष्य होता है, अपना एक उत्तरदायित्व होता है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वह कार्यों को करता है। और तीसरा पॉइंट देखिए, एक भी बात होती है कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सभी के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, और सभी के सोचने समझने का नजरिया भी भिन्न भिन्न होता है, और सभी के उद्देश्यों की पूर्ति भी, वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी भिन्न भिन्न ढंगों से करता है। तो इन सभी चीजों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह क्या है? आपका विल पावर, कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है आपके उद्देश्यों को पूर्ति करने के संदर्भ में, आपके लक्ष्यों की प्राप्ति करने के संदर्भ में। अगर आपके पास अभिलाषा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी, और इस इच्छा आकांक्षा में अगर आपके पास विल पावर बेहतर नहीं है तो आप अपने एम्बिशंस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपके अपने गोल्स को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और नहीं आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस स्तर पर देखने की बात है कि अपने उद्देश्यों, जीवन के लक्ष्यों के विकास के संदर्भ में आपकी इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, जो आपको समाज और राष्ट्र में एक बेहतर नागरिक के रूप में प्रदर्शित करता है, जैसे कि मैंने पॉइंट 5 में लिख दिया है। तो यह कहता है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के माध्यम से वो अपने जीवन लक्ष्यों को
विकास की अवस्था की ओर ले जाता है और साथ ही साथ समाज और राष्ट्र का उत्थान करता है। अगर विद्यार्थी जी, अगर आपके लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं और आप प्रारंभिक अवस्था से अपने लक्ष्यों के प्रति सजग होते हैं, जैसे भारतीय व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लक्ष्य होते हैं माता पिता द्वारा थोपे जाते हैं, परंतु वह बच्चे अपने लक्ष्य के निर्धारण की ओर अग्रसरित होते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में आप देखेंगे, पश्चिमी सभ्यता में, तो माता पिता प्रारंभिक अवस्था से बच्चों के जेस्चर से, हाव भाव से यह पता कर लेते कि वह चाहता क्या है, वह उसका लक्ष्य क्या हो सकता है भविष्य के लिए और उससे राष्ट्र को क्या फायदा हो सकता है। तो इस संदर्भ में उसके लक्ष्य, उसके हाव भाव को प्राथमिक स्तर पर देखते हुए, उसके हाव भाव को देखते हुए उसको उस संदर्भ में ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे की ओर अग्रसरित किया जाता है। तो इस जो जीवन का लक्ष्य है उसका विकास कैसे हो सकता है, तो आपकी इच्छा शक्ति है जो कैसे प्रकाशता की ओर जा सकती है और आपके लक्ष्यों को निर्धारित कर सकती है। तो यह शिक्षकों को चाहिए कि प्राथमिक स्तर से ही आपको उस स्तरानुकूल बना सके जो आपके ज्ञान का वर्धन कर सके। किस संदर्भ में? आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में, जो आपके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो यह जीवन लक्ष्यों का विकास कैसे आगे बढ़ता है, इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ावा दिया सकता है, आपके उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जा सकती है, इस संदर्भ में यह देखने को मिलता है। अब आगे देखिए विल पावर, जो इच्छा शक्ति जो सबसे जरूरी है। जैसे आप में विल पावर क्या है कि मैं डीएलएड करके एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बन जाऊं। आप में विल पावर क्या कहता है कि मैं अपनी बेहतर इच्छा के बल पर, अपने अभिलाषा के बल पर अपने ज्ञान को और अधिक माफी चाहता हूँ, और अधिक विकसित कर सकूं, ताकि समाज और राष्ट्र के प्रति जो हमारी चेतना है, हमारे जो अनुभव है, एक बेहतर नागरिक के रूप में साझा हो सके और मेरे ज्ञान का वर्धन हो सके। तो इस संदर्भ में जो आपका विश्लेषण और संश्लेषण करने का भाव है ज्ञान प्राप्ति उपयोग के संदर्भ में, वो विल पावर के रूप में ही देखी जा सकती है। यानी आप जो भी चीज सोचते हैं और उन सभी सोचों में, चिंतन में, क्योंकि आपका कंटेम्पलेशन है, उन सभी सोचों में जो सबसे अधिक प्रकाश होता है, यानी प्रकाष्ठा पे होता है, या जो सबसे अधिक बलवती होता है, जिस पर आप सबसे अधिक बल देते हैं, वह आपके लक्ष्यों की ओर निर्धारित करता है। जैसे मैंने लिखा है, आपके मन में अनेक इच्छाएं होती है और जो इच्छाएं, आप जो अभिलाषाएं हैं, जो आपकी मन में कल्पना करके उस मन वस्तु के आधार पर आपको निर्देशित करती है कि आपको यह काम करना चाहिए, जो आपके लिए एक प्रेरणा का काम करता है, जिसके माध्यम से आप में वास्तविकता आती है। इन सभी के रूप में आप में जो व्यवस्था उत्पन्न होता है, जो प्रोसीजर उत्पन्न होता है कार्य करने की क्षमता के प्रति, कि मैं इस कार्य को ही, इन सभी इच्छाओं में से एक महत्वपूर्ण कार्य को आपने चुन लिया, उसी कार्य को करूंगा, तो वह क्या कराता है? आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ावा देता है, यानी आपके विल पावर को बढ़ाता है। तो विल पावर के आधार पर ही आप अपने ज्ञान का उपार्जन कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और आप अपने रचनात्मक कार्यों के संदर्भ में क्रियाशील हो सकते हैं। तो इस जो विल पावर है, या किस क्रम में आगे बढ़ता है, आप उसको देख सकते हैं। तो मन में जो भी इच्छाएं होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, उसको कार्य रूप में आप परिणत कैसे करेंगे? उसका एक विकास क्रम होता है कि कैसे वह धीरे धीरे आपका विल पावर आगे बढ़ता है, प्रारंभिक अवस्था में, फिर मध्य अवस्था में, फिर उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ता है। तो इन संदर्भ में जैसे जैसे आप में प्रबलता आती जाएगी, आपका स्वरूप उस कार्य के प्रति इच्छा को प्रकट करेगा, आप में इंटरेस्ट पैदा होगा, वैसे ही आपकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, लक्ष्यों को प्राप्ति के संदर्भ में, आपके ज्ञान के उपार्जन के संदर्भ में, सीखने के क्रम में, ये सभी इंटरेस्ट के माध्यम से आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ावा देगा, जो आप में प्रबल शक्ति का उत्पादन करेगा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में। तो देखिए विद्यार्थी जी, मैंने थोड़ा सा ग्रीन तो यूज नहीं करना चाहिए, आपने जैसे बताया था ग्रीन सर थोड़ा सा ब्राइटनेस होता है, बट मैंने थोड़ा ही किया, ज्यादा यूज नहीं किया। चलिए देखिए, अब ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है, पहले देखिए यहाँ से, मन की इच्छाएं। आप में जब कोई काम करते हैं, लक्ष्य को साधित करते हैं, तो क्या करते हैं? मन में इच्छा पैदा करते हैं कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, आईएपीएस बनना है, या फिर आप कहते हैं मुझे बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बनना है। तो इसके लिए जो सर्टिफिकेशनलिटी है, मानकीकरण है सामाजिक स्तर पर, किस आधार पर आप एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बन पाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं? आप मन की इच्छाएं को पैदा करते हैं कि मैं किसी अच्छे संस्थान में जाकर डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री प्राप्त करूंगा, बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करूंगा, ताकि मैं एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बन सकूं। उसके बाद क्या करते हैं? जब मन की इच्छाएं हो जाती है, तो आप उसको दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से बढ़ावा देते हैं। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति आप में हो जाती है, आप उसकी संवेदनाएं आप उसमें पैदा हो जाती है, तो आपकी प्रवृत्ति, जो आपका रुझान है, एटीट्यूड है, उस ओर आगे बढ़ने लगता है। और जब उस ओर आगे बढ़ने लगेगा, तो आपका जो शौक है धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। और जब शौक होगा, तो रुचि का होना अवश्यंभावी है। और जब रुचि हो जाएगा, तो इस सभी तत्वों के आधार पर मैंने अभी जूम किया, देखिए
जहां मनुष्य का ध्यान केंद्रित होता है। यानी इस रुचि के माध्यम से ही, इन सभी चीजों के माध्यम से आपका जो विल पावर है पूरी तरह से डेवलप होगा अपने एम्स के प्रति, अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति। तभी आपको यह पता चल सकेगा कि समाज में मैं अपने जीवन लक्ष्यों का विकास किस प्रकार से कर सकूं। यानी मन की इच्छाओं को पैदा करना, उसके माध्यम से दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ावा देना, फिर प्रवृत्ति को बढ़ाना, फिर शौक को लाना और एक बेहतर रुचि के माध्यम से उसका क्रियान्वयन करना, ताकि आप अपने केंद्रित भाव के आधार पर अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। लेकिन कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। कुछ बातें ऐसी है, अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप में रुचि पैदा नहीं होगी। उसके अलावा उसके अभाव में आप असफल हो जाएंगे और अपने रुचि के अनुसार ही जो आप कार्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ जो आपके पूर्व निर्धारित लक्ष्य है कि मैं इन सभी कार्यों के माध्यम से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से सभी कार्यों को कर सकता हूं, इसको सुदृढ़ कर सकता हूं, तो आप बिना इच्छा शक्ति के इस कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। और यह लक्ष्य तभी अबाध रूप से चल पाएगा बिना बाधा के, जब तक आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो और इसके अभाव में आप अपने कार्यों को नहीं किसी भी तरह से नहीं कर पाते हैं। अब कभी कभी प्रश्न ये भी उठता है, समाज में देखने को उठता है कि उसके पास तो दृढ़ इच्छा शक्ति है पर वो असफल क्यों है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने कार्यों के प्रति जो कार्य कर रहा है वो उसमें पूरी तरह से असफलता के साथ कोशिश कर रहा है। यानी कहने का मतलब है, जो सफल व्यक्ति होते हैं अपनी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करके रुचि पैदा करते हैं, लगन पैदा करते हैं, उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने योग्यता का निर्धारण करते हैं। और जो असफल व्यक्ति होते हैं वो जो तैयारी करते हैं किसी कार्य को करते हैं तो बेमन से करते हैं, बिना मन का उस काम को बोझ समझते हैं। और बोझ के आधार पर जब किसी कार्य को किया जाता है तो वह पूरी निम्न स्तर का होता है और उसमें आपको असफलता मिलना बहुत ही असंभावी है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कैसे आगे बढ़िए। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपका इच्छा शक्ति है, आप में जो दृढ़ता है, उसके अभाव के कारण आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं और जो आपके कर्तव्य उसका भी पालन नहीं कर पाते हैं। तो इस आधार पर आप यहाँ देखने को यह मिलता है कि प्रबल इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, तभी आप सफलता के मूल मंत्र को जान पाएंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे। इसी संदर्भ में और इस दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर जो निम्न बातें हैं, जैसे मैंने इसको स्टार मार्क के आधार पर स्टार मार्क के आधार पर दर्शाया है। आपकी रुचि कैसे बढ़ेगी, आपको उत्साह को ऊर्जा मिलनी चाहिए, आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कैसे होगी, तल्लीनता के साथ किसी काम में कैसे जुटेंगे, आप निश्चित तौर पर इन सभी तत्वों के आधार पर आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो यानी मन में जो भाव है लक्ष्यों के निर्धारण के संदर्भ में, तो दृढ़ इच्छा शक्ति विल पावर के आधार पर ही पूरी तरह से आधारित होती है, जो आपकी संकल्पनाएं को पूरी तरह से भावी जीवन के लिए, भविष्य के लिए तैयार करता है। तो गोइथे महोदय थे, एक शिक्षाविद थे, उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में अपना विचार को प्रकट किया है। उन्होंने कहा जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो दुनिया को अपने अनुसार ढाल लेता है। जैसे पर्यावरण में आपने पढ़ा है कि जो बहुत सारे जब जीव होते हैं, जब किसी प्रकार की आपदा आती है तो बहुत ऐसे जीव होते हैं कि उस स्थिति में, आपदा की स्थिति में अपने आप को ढालते हुए अपने आप को जिंदा रखते हैं। वही भविष्य तक उनकी जो क्षमताएं बढ़ जाती है इस आधार पर, इस आलोक में, वह भविष्य तक उसके लिए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी, अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में भी ध्यान देने योग्य होता है। तो गोइथे महोदय ने यही बताया कि अपनी मानसिक माफिक ढाल लेता है और जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, किसी कार्य को करने की क्षमता का विकास होता है। अब चलिए आगे का जो टॉपिक है, देखिए जीवन उद्देश्यों की खोज, यानी जो रिसर्च है या परस्यूट है, तलाश करना, खोजना, कि आप अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव को कैसे खोजते हैं, किस आधार पर खोजते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, जीवन उद्देश्यों की खोज करने में सभी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का जो अनुपात होता है अलग अलग होता है। जैसे और सभी के एक उद्देश्य निहित होते हैं, निश्चित भी होते हैं। तो किसी के क्षणिक उद्देश्य होते हैं, किसी के कालांतर में परिवर्तन के साथ उद्देश्य देखने को मिलते हैं। तो इन उद्देश्यों में सबसे बड़ी बात सामने जो देखने को मिलती है वह यह है कि अगर कोई बालक, आप एक बालक का उदाहरण लीजिए, यदि कोई बालक दिन रात पुस्तक का अध्ययन करता है तो उसकी इच्छा क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं कि प्रथम स्थान परीक्षा में प्राप्त करे। यदि कोई, और उसके साथ ही साथ और बालक में जो उसके उद्देश्यों की खोज है वो सफल बना देता है। अगर वो सफल हो जाता है, उसके बाद यह देखा जाता है कि जैसे ही व्यक्ति के, जैसे ही वह बच्चा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसके जो उद्देश्य है वह निश्चित तौर पर दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं और वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। और कुछ उद्देश्य ऐसे भी होते हैं जो यूनिवर्स रूप से, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। जैसे इनका संबंध मानव समाज से देखा जा सकता है, ह्यूमन सोशलाइजेशन से देखा जा सकता है, मानव धर्म से देखा जा सकता है, मानव कल्याण की भावना कैसे आएगी, और साथ ही साथ सत्य की खोज, नैतिकता के संदर्भ में, मानवता के संदर्भ में, कार्य उद्देश्यों के संदर्भ में। संपूर्ण विश्व
महत्वपूर्ण रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसरित होता है। अब विश्व स्तर पर देख ले, भारत के सभी, जो भारत माफी चाहता हूँ, विश्व के सभी देशों को देख सकते हैं, सभी के अपने उद्देश्य निर्धारित है, चाहे वो कोई टापू पर बसा हो या फिर कोई बेहतर ढंग से एक बेहतर क्षेत्रफल में बसा हो। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद एक चीजें बातें स्पष्ट रूप से सामने आती है कि सबके जो सार्वभौमिक उद्देश्य होते हैं वो पूरी तरह से निर्धारित होते हैं, और इस निर्धारण का पूर्व निर्धारित लक्ष्य, उसके आधार पर छात्र अपने जीवन के बाद वास्तविक उद्देश्यों को ही प्राप्त करते हैं, और देश और जो विदेश और जो कल अन्य देश हैं अपने निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर ही जो आधुनिक समाज की जो व्यवस्था है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो यह जो आपका टॉपिक है, जीवन उद्देश्यों की खोज कैसे करेंगे, तो सार्वभौमिकता के आधार पर, अपने स्वयं के उद्देश्य के आधार पर, और जो यह कालांतर में जो परिवर्तन होते रहते हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती है, उसके अनुसार अपने आप को ढालते हुए परिवर्तनशीलता के साथ आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। अब देखिए उसमें एक और चीज आती है विद्यार्थी जी, कि जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो जीवन उद्देश्य की खोज है, अगर मान लीजिए जो अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं होगी, आपने सुना भी होगा विलियम शेक्सपियर का नाम, जो एक बेहतर नाटककार थे, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी, तभी तो आज वह समाज में, देश में, विश्व स्तर पर एक नाटककार के रूप में देखे जाते हैं। संगीत के महान शौकीन व्यक्ति मोजार्ट विश्व के महान संगीतकार है, क्योंकि उनका प्रति उनका रुझान था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैं एक बेहतर संगीतज्ञ बन सकूं। और गैलीलियो को देख लीजिए, जो गैलीलियो महोदय थे, जो नित्य छत पर बैठकर तारों को गिना करते थे, और उन्होंने कितने सारे तारों की खोज की। तो ये सभी इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करता है। तो आप अब आगे का टॉपिक देखिए, हो गया विद्यार्थी जी। अब देखिए जीवन आकांक्षा की अवधारणा, यानी जो आपकी अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट ऑफ लाइफ एस्पिरेशन या एम्बिशंस, इसको आप बोल सकते हैं कि आपकी अवधारणाएं क्या है जीवन आकांक्षा के संदर्भ में, और यह क्या कहता है। तो जो आपने जीवन उद्देश्यों को देखा और जीवन उद्देश्यों के बारे में जाना कि सबके उद्देश्य अलग होते हैं, चाहे वो समाज में संत हो या फिर जो वैश्य हो या शूद्र हो। संत का काम होता है विद्यार्जन करना, उसके अलावा जो शूद्र होते हैं उनका काम होता है लोगों की सेवा करना, जो वैश्य होते हैं उनका काम होता है व्यापारिक प्रगति करना। तो उनके क्या अपने जीवन उद्देश्य है कि जीवन के उद्देश्य में मुझे यही करना है। ये सभी चीज पूर्व निर्धारित होते हैं और कुछ कालांतर में परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो अब जो टॉपिक है जीवन आकांक्षा की अवधारणा, तो आकांक्षा जो है आपकी इच्छा, जो अभिलाषा है, कैसे आप अपनी आकांक्षा को पूर्ण कर सकते हैं, तो इनको मैंने निम्न बिंदुओं के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, जहां जीवन है वहां आकांक्षा है। सही बात है, अगर आपके पास जीवन है, बेहतर जीवन जीने की इच्छा है, तो आप आकांक्षा रखेंगे ही, अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे ही, उस अभिलाषा के साथ जिएंगे ही कि मुझे किस आधार पर आगे बढ़ना है। जहाँ सजीव जगत है वहाँ संघर्ष की संभावना ही है, चाहे वह प्राणी में हो या फिर जंतु में हो। उसके अलावा मानव जीवन का रस जो है आज तक न कोई जाना है न समझ पाया है। वैज्ञानिक भी अपने स्तर से बहुत सी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके उनके ज्ञान से पड़े हैं अभी भी इस समाज में, और विद्वानों द्वारा इसे समझने का प्रयास भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, मैं इंटायर रूप से सबको एक बार बोलता हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। और उसके अलावा विद्वान भी हैं जो जीवन की आकांक्षा की अवधारणा को समझते रहते हैं, क्या कि उनकी अभिलाषा क्या है, किस अभिलाषा के बल पर जो सबके उद्देश्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसके अलावा भी आकांक्षा का जो स्तर है प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है। अभिलाषा, इच्छा रखने की सबका स्तर अलग होता है, कोई कम सोचता है, कोई ज्यादा सोचता है, कोई शैक्षणिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में सोचता है तो कोई खेलकूद के संदर्भ में सोचता है। उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो भावनाएं होती है, जो इच्छाएं छिपी होती है, वह उसका पूर्ण विकास करना चाहता है। कुछ इच्छाएं तो आपकी जन्मजात होती है और कुछ इच्छाएं जो पर्यावरण संबंधित होती है कि आप जैसे इस वातावरण में अपने आप को ढालते हैं तो देख पाते हैं कैसे आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद 6 नंबर देखिए, उसके बाद 6 नंबर है कि जब आकांक्षा के बारे में पूर्ण रूप से अगर आप विचार करेंगे तो सबसे अधिक चीज क्या है, उसके 2 स्तर देखने को मिलेंगे, उच्च स्तर और जो पूरी तरह से व्यापकता के साथ देखने को आता है। तो सभी उच्च स्तर में ही अपनी आकांक्षा का विकास करते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्वयं भोजन की इच्छा रखता है और जब वह भोजन से तृप्त हो जाता है तो यह सोचता है कि मेरे ग्राम में, समाज में जो लोग भूखे हैं उसको मैं कैसे भोजन कराऊं और कैसे उसको भोजन प्रदान करूं। इससे उसका एक योगदान भी सामने दिखता है और उसकी इच्छा भी तृप्त हो जाती है। और इसके अलावा इच्छा आकांक्षा जो है अपने स्वहित के साथ मानव हित से भी होता है, जिसके आधार पर वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन उद्देश्यों की खोज कर लेता है। और जो अवधारणाएं शुरू से ही आ रही है, इस संदर्भ में जो प्रोफेसर एस.के. दुबे ने इसके अनुसार बताया है, आकांक्षा अभिलाषा के संदर्भ में बताया है कि आकांक्षा जन्मजात एवं पर्यावरण संबंधी व्यवस्था के प्रति व्यक्ति की जाने वाली प्रक्रिया है। यानी जब आप जन्म लेते हैं तो उस समय की आकांक्षा है, और जब आप जैसे ही उस शैक्षणिक पर्यावरण में आ जाइए, अनौपचारिक पर्यावरण में आप चले आइए, तो उस समय की जो व्यवस्था आप देखेंगे तो आपके द्वारा जो भी कार्य का निर्माण किया जाता है वह आपके आकांक्षा के रूप में आता है। आप अपने अभिलाषा, इच्छा के लिए किसी काम को करते हैं, या फिर खेलना कूदना, पढ़ना, खाना पीना, सभी में इच्छाएं दर्शाई जाती है, सभी में इच्छाएं दिखती है।
और इसके अलावा यह भी कहा गया कि जिस व्यक्ति में अपनी योग्यता, क्षमता एवं अनुभव का उपयोग स्वहित, समाज हित एवं राष्ट्र हित में करने का प्रयास करता है, वह पूरी तरह से अपनी आकांक्षाओं पर खड़ा उतरता है। तो इसके दुबे ने ही कहा कि जन्मजात और पर्यावरण संबंधी व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित कर सकता है और उसकी जो योग्यताएं हैं, अपनी योग्यता को प्राप्त करना चाहता है, अपनी कैपेसिटी को दिखाना चाहता है, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना चाहता है, और उसका जो स्वहित है, सेल्फ, जो अपना वर्क है काम करने का, और समाज हित, सोशल वर्क, ये सभी चीजों को राष्ट्र हित के संदर्भ में करता है। तभी तो अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। आपने पुष्प की अभिलाषा के बारे में पढ़ा भी होगा बचपन में, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में गुथ प्यारी को ललचाऊं। ये जो कविताएं हैं पुष्प की अभिलाषा थी, तो सोच लीजिए मानव की अभिलाषा किस प्रकार की हो सकती है। तो इन अभिलाषाओं, इच्छाओं के आधार पर ही कोई अपने व्यक्ति अपने शौक को पूरा करता है, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है। आगे चलिए विद्यार्थी जी, अब जो आ रहा है स्पिरिचुअल। अब इसमें जो मैंने टॉपिक था बताया था विद्यार्थी जी, क्या था आपका? अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करना तथा उसके भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यों को समझना। किस संदर्भ में? जीवन लक्ष्यों को विकसित करने के संदर्भ में। तो जो अध्यात्मवाद है, मैंने सबको अलग टॉपिक डाल दिया है कि आप आराम से एग्जामिनेशन में इसको डाल सकते हैं। तनिक भी आपको जो है किसी त्रुटि महसूस नहीं होगी और आप बेहतर ढंग से आंसर को लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड जो इमोशनल पर्सपेक्टिव क्या है, आध्यात्मिक, भौतिक एवं भावनात्मक परिप्रेक्ष्य में जीवन लक्ष्य को निर्धारित कैसे किया जा सकता है। तो जीवन की जो आध्यात्मिक आकांक्षाएं, अध्यात्म मतलब विद्यार्थी जो स्पिरिचुअल है, आप इसको दर्शन के संदर्भ में समझेंगे या समझ भी सकते हैं। मैंने अभी जो पॉइंट डाला है वो आपको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए डाला है। तो दर्शन के संदर्भ में इसको आदर्शवादी विचारधारा के आधार पर देखा जा सकता है कि जो आध्यात्मवाद है वो किस प्रकार से आप में नैतिकता लाता है, अच्छे जीवन मूल्यों पर आपको बल देता है, और जो उसके अंदर शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो कि बालक के आध्यात्मिक नैतिक विकास के संदर्भ में, उसके अच्छे जीवन मूल्यों को विकसित करने के संदर्भ में, उसमें आत्मानुभूति जो है, आत्मा का ज्ञान जो है, स्वयं को समझने के संदर्भ में, और साथ ही साथ जो व्यवस्था है कि भौतिक संस्कार जो आदर्शवाद है आध्यात्मवाद के संदर्भ में, यानी अभी आप और समझेंगे इसमें जो आध्यात्मवाद है ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में, और जो उसके मूल तत्व है कि भौतिक संसार की अपेक्षा जिसमें भी आप निवास कर रहे हैं वह भौतिक संसार है जो पूरी तरह से कल्पित है और जो आप उसको मूल्यमान समझते हैं अभी। तो भौतिक संसार की अपेक्षा यह आध्यात्मिक संसार को श्रेष्ठ बनाता है। कौन? आदर्शवादी दृष्टिकोण। जो पेस्टोलॉजी है, फोबेल है, कैमेनियस ने, उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है, शाश्वत मूल्यों के संदर्भ में बताया, यानी जो दृढ़ है, अनवरत है, सतत है, निरंतर है, उस संदर्भ में उन्होंने महत्व, ज्ञान जो आपके मूल्य है उस वैल्यू को, उस चीजों को समझाने की चेष्टा की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने पहला पॉइंट डाला है आत्मज्ञान संबंधी आकांक्षा, यानी सेल्फ नॉलेज रिलेटेड एम्बिशन। तो जो आपका आत्मज्ञान है, यानी आत्मज्ञान कहने का मतलब स्वयं का ज्ञान, आप सेल्फ नॉलेज कैसे विकसित करेंगे? तो एक शिक्षक को भी सेल्फ नॉलेज विकसित करना है, और साथ ही साथ शिक्षक को सेल्फ नॉलेज विकसित करने के साथ ही साथ वह यह व्यवस्था बच्चों में भी डालना चाहता है। जैसे आप देख सकते हैं वो अपने आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों, पुस्तकों का स्वाध्याय करता है, योग साधना करता है, दार्शनिक चिंतन करता है, उसके अलावा अपने आत्मज्ञान की वृद्धि करता है। और इन सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात छात्रों और अभिभावकों से यह आकांक्षा करता है कि वह मेरे ज्ञान पर दिए गए जो मैंने ज्ञान उन्हें प्रदान किया है उसकी पूर्ति का वो प्रयास करता है, और यह चाहता है कि अभिभावकगण भी इस ज्ञान के साथ अपने जो आत्मज्ञान संबंधी आकांक्षा है उसको पूर्ण कर सके। उसके अलावा प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में भी दी जाती है, आत्मा और मन के संदर्भ में दी जाती है, जो कारक मन है आपका जो चंचल होता है उसके संदर्भ में दी जाती है कि आपका मन क्या कहता है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में। उसके अलावा जो इन सभी चीजों के आधार पर जो चीज सामने आती है अब आत्मज्ञान के संदर्भ में, वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संबंधित होती है, और इन आकांक्षाओं को इसके माध्यम से पूरा किया जाता है, और जो आपका प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है आगे बढ़कर और बड़ा होते जाता है और धीरे धीरे कालांतर में परिवर्तित होते जाता है। तो जो आत्मज्ञान है बहुत ही जरूरी है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। उसका दर्शन संबंधी देखिए आकांक्षाएं, दर्शन संबंधी आकांक्षा भी मैंने बताया आदर्शवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में। जो आपका आदर्शवादी दृष्टिकोण है कि जो आधुनिक आदर्शवादी दृष्टिकोण पाठ्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण हो गए, इसका जो उद्गम होता है मानव प्रकृति से होता है, उसी मानव प्रकृति को ही आध्यात्मवाद कहा जाता है। एक प्रकार का विचारवादी दृष्टिकोण होता है और विचारों में सत्य की प्रधानता को देखी जाती है। इतना ही नहीं, आप इस पर जो आपका आध्यात्मवाद है
और पूरी तरह से बहुत माफी चाहता हूँ, भौतिक पहलू पर आधारित है। तो इन सभी चीजों के आधार पर दर्शन संबंधी उद्देश्यों को देखा जा सकता है। और दर्शन संबंधी उद्देश्य क्या है? जो आपके दर्शनों का सहारा लेकर एक शिक्षक भिन्न भिन्न आदर्शवादी दर्शन, गीता दर्शन, योग दर्शन आदि के माध्यम से आपको भी सिखाने की कोशिश करता है और आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, जो आपको जीवन लक्ष्य को अग्रसरित करता है। ईश्वर की खोज संबंधी आकांक्षा, तो ईश्वरीय खोज के संदर्भ में तो आप जानते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को समझना भी प्राथमिक स्तर पर योग और ज्ञान के सारे ज्ञान के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है और समझाया जाता है। तभी तो आप समझें कि ईश्वर क्या है। बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो वैज्ञानिक जहाँ पहुंच नहीं पाते, ईश्वरीय ज्ञान की देन है। ईश्वर ज्ञान के संदर्भ में देखने को मिलता है कि हाँ, किस प्रकार से आप ईश्वरीय ज्ञान का सहारा लेकर आध्यात्मवाद की दुनिया में अपने ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर रहे हैं। सभी का विश्वास जो सभी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आस्तिक हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नास्तिक हैं, लेकिन दर्शन के दृष्टिकोण से संपूर्ण जगत की रचना जो ईश्वर करते हैं उसके बारे में समझना भी बहुत ही जरूरी है, जो आपके ज्ञान के लक्ष्य को निर्धारित करता है। ज्ञान योग संबंधी, तो ज्ञान योग संबंधी क्या है? इसमें आपकी जो आकांक्षा होती है, आकांक्षा की पूर्ति के लिए ज्ञान योग के संदर्भ में आप शिक्षक या शिक्षालय को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, विद्यालय जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जो ज्ञान संबंधी क्रिया होती है कि कैसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे आपका बोधन होता है, उसके आधार पर आप ज्ञान जब प्राप्त कर लेते हैं उसका उपयोग कैसे और किस जगह पे करते हैं, राष्ट्र स्तर पे किस आधार पे करते हैं, तो उसका विश्लेषण और संश्लेषण कर पाते हैं। तो जो आपका लर्निंग आउटकम्स आता है वो आपके लिए जीवन लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अगला है नैतिकता एवं मानवता संबंधी आकांक्षाएं। तो जो नैतिकता एवं मानवता संबंधी आकांक्षाएं हैं वह यह बताता है कि जो आपके मानवीय जीवन है उसको कैसे महत्वपूर्ण बनाया जा सके, आप में नैतिकता का पाठ पाठ कैसे पढ़ाया जा सके, आप में उचित मार्गदर्शन देने के संदर्भ में एक अच्छा सदाचारी गुण प्रदान करने में आपका आचार व्यवहार क्या हो सकता है, आप विवेकशील कैसे बन सकते हैं। तो शिक्षक को सर्वप्रथम खुद नैतिकता और मानवता संबंधी गुणों का विकास करना चाहिए, तत्पश्चात छात्रों को यह प्रदान की जाना चाहिए। तभी तो अपने इसके आधार पर अपने नीतियों का निर्धारण करेंगे और लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। अब आदर्शवादी आकांक्षा भी मैंने बताया ही, तो आदर्शवादी मतलब किसी को उसूलों का कायल, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बर्टिन रसल, जॉन डीवी, उसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, तो इन सभी के जो आदर्शवादी आकांक्षाएं हैं, शिक्षक पहले अपने उसको अपने अंदर समाहित करता है, फिर आपको बताता है कि उनके उस वसूल क्या थे और समाज के लिए राष्ट्र के स्तर पर क्या देखे जा सकते हैं और उनके मूल्य क्या थे। मूल्य का मतलब आपका विद्यार्थी वैल्यू हो गया, आपका महत्व क्या है, मान क्या है, उपयोगिता क्या है, इस सब का मतलब होता है, सब जानना जरूरी है। मूल्यांकन क्या है, मान्यताएं क्या है, सिद्धांत जिनमें समाज के विशेष आस्था हो, ये सभी मूल्य के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। उसके बाद वैदिक मूल्य संबंधी तो आपने देखा है, वैदिक मूल्य आप तो सभी जानते हैं कि 500 से जो है 1500 से 500 बीसी के बीच वैदिक युग देखा जाता है। और इसमें आपने यह भी सीखा है कि वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज का वर्गीकरण था। उस समय के जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण थे, उसके अलावा हमारी जो संस्कृति थी कैसे आज मूलचूल परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसका भी ज्ञान आप में होना चाहिए। साथ साथ वेद का, योग का, सबका ज्ञान आप में होना चाहिए, तभी तो आपका सर्वांगीण विकास बेहतर से बेहतर हो पाता है। उसके बाद क्या है, वैदिक हो गया। अब देखिए वही वैदिक का ही है, पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है। तो उसके अलावा और का आपका सर्वांगीण विकास के साथ आप अपने उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो अब देखिए उसके बाद है भौतिक परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में। तो संसार में भी आप जी रहे हो आपका भौतिक परिप्रेक्ष्य है, यानी जीवन के उद्देश्यों के बारे में जो व्यापक विचार करते हैं, तो दो चीजें सामने आती है, पहला भौतिक या लौकिक जगत और दूसरा परलौकिक जगत। तो भौतिक और लौकिक जगत क्या है? जहां आप निवास कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा के साथ एक मानवीय मूल्य के साथ समाज में जीनों को एक आधारशिला प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले भौतिक जगत देख लेते हैं, फिर परलौकिक जगत देंगे। तो भौतिक गतिविधियों में मानव सुख एवं विकास के लिए एक बेहतर मार्ग तैयार किया जाता है, जहां भी आप जी रहे हैं भौतिक संसाधन के आधार पर जी रहे हैं, और उसमें वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण महत्ता है और आपकी इच्छाओं को महत्वपूर्ण महत्ता है, आपके लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, लक्ष्य को आप देखते हैं और किस प्रकार से परिवर्तनीय व्यवस्था में देखने को मिलता है, वो भौतिक जगत में ही देखने का मिलता है, और वही आज के समय में पूरी तरह से सत्य है। तो भौतिक जगत में और देखिए, उसमें वर्तमान समय में अनेक वैज्ञानिक हो गए या फिर कलाकार हो गए या अर्थशास्त्री हो गए या वैज्ञानिक अपनी क्षमता का प्रयोग करके इस संसार को सुंदर बना रहे हैं। उसके अलावा एक बेहतर से बेहतर लौकिक जगत का निर्माण कर सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। और परलौकिक जगत में आप देखिए, यहाँ विद्यार्थी जो पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, नीचे में है परलौकिक जगत। तो जो परलौकिक जगत है उसमें यह जो है ईश्वरीय सत्ता के संदर्भ में निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के संदर्भ में देखा जाता है कि ईश्वरीय सत्ता क्या है, और इस तरह से आप ईश्वरीय सत्ता को पूर्ण नकार भी नहीं सकते। जैसे आप देख लीजिए, ईश्वरीय सत्ता के संदर्भ में आप एक जैसे कि अगर कोई कसाई होता है और बछड़े को काटता है, तो माँ बछड़े का मिलन देखकर उसका मन का भाव बदल जाता है, तो वो ईश्वरीय सत्ता के रूप में ही देखी जा सकती है। या फिर कोई संत को देखकर कोई डाकू हुआ, डकैत हुआ, तो क्या करता है, वो अपने मन भाव को बदल लेता है। तो इसमें जो उसके अनुशासनहीनता के भाव जो लगते हैं, संत को देखकर वह पूरी तरह से अनुशासनहीन हो जाता है। जैसे आप अंगुलीमाल डाकू के बारे में देख सकते हैं और सुना भी और पढ़ा भी है।
तो यह ईश्वरीय सत्ता को इसके माध्यम से नकारा नहीं जा सकता है। ये ईश्वरीय सत्ता की देन है, इसके माध्यम से उसका मन परिवर्तित हो गया। अब लौकिक जगत संबंधी उद्देश्य को आप देखिए, तो लौकिक जगत संबंधी जो उद्देश्य है निम्न आधारों पर आधारित है। जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया कैसे हो सकती है, तो जिस समाज में व्यक्ति जन्म लेता है, जिस और उस अपने कर्तव्यों को समझता है, दायित्वों को समझता है, उसको उस समाज के आधार पर अपने विकास की प्रक्रिया को देखनी होती है। वह लौकिक जगत में जो भौतिकवादी समय अभी चल रहा है, जहाँ अभी आप जी रहे हैं और एक बेहतर संसाधन के साथ अभी आप पढ़ रहे हैं, और भौतिक व्यवस्था के आधार ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ ही देखा जा सकता है। तो जो जीवन के भौतिक जगत के उद्देश्य हैं, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक पर्यावरण में राष्ट्र हित के संदर्भ में, अपने दायित्वों के संदर्भ में, अपने विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास संबंधी उद्देश्य होनी चाहिए। उसका शारीरिक विकास, यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है कि भारत को सिद्धांत और आदर्शों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी उपस्थिति प्रचुर मात्रा में है। इसलिए व्यायामशाला और मैदानों की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि स्वस्थ हृदय, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थता के साथ ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे रूप से मैं बोलते जा रहा हूँ। वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर ही शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, योग की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों का विकास और शारीरिक विकास बेहतर से बेहतर हो सके। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, सर्वांगीण विकास संबंधी उद्देश्य जो है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट रिलेटेड एम्स जो है। तो सर्वांगीण विकास का उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य माना गया है और दिखा भी गया है। इसके अंतर्गत जो मानव के उद्देश्य है कि किस तथ्य के आधार पर विभिन्न तथ्यों को सम्मिलित किया जाए, तो किसी एक तथ्य में अन्य तथ्यों को सम्मिलित कर उसके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उसके अलावा जो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी एवं आवश्यक पक्ष है, ज्ञान प्रदान के संदर्भ में, सर्वांगीण विकास के संदर्भ में उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उसके बाद देखिए अधिगम संबंधी उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो अधिगम संबंधी लर्निंग रिलेटेड एम्स क्या हो सकते हैं? तो लर्निंग रिलेटेड एम्स के संदर्भ में आप देख सकते हैं, जब आप शिक्षण कक्षा कक्ष में पढ़ते हैं, तो जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं आपके लक्ष्यों को, उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में, आपके ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में, उसके लिए आप नित्य प्रतिदिन क्लास आते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और आपका जो प्रयोजन होता है कि अपने अपने प्रमुखता को कैसे दर्शाएं, अधिगम सीखने के माध्यम से घर परिवार से लेकर विद्यार्थी होते हैं, घर परिवार से लेकर विद्यालय प्रांगण तक सीखते हैं और समझते हैं और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में सक्षमता हासिल करते हैं। उस पर अगला पॉइंट है मानसिक, सब नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा देखते हैं, लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास में मानव का शरीर कितना बलिष्ठ होने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि उसको मानसिक विकास भी होना चाहिए कि किस प्रकार से उसमें विवेक, सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता का विकास हो। तो ये सभी व्यवस्थाएं जो है उसके लक्ष्य के निर्धारण में बहुत ही सहयोगी साबित होते हैं। उसके बाद देखिए भौतिक जीवन कौशल संबंधी उद्देश्य। तो जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है आपके पास सफल और उपयोगी संसाधनों की उपादेयता। अगर यह चीज नहीं होगी तो अपने कौशल को विकसित नहीं कर सकते हैं। तो अभिभावक, वर्तमान समय में अभिभावक को चाहिए भी कि वह इसके लिए बेहतर से बेहतर संसाधन को उपलब्ध कराए। ऐसे विषम परिस्थितियों में धैर्य का धारण करना, उसके अलावा किसी भी परिस्थिति में उचित या अनुचित की समझ विकसित करना, तो यह जीवन कौशल को विकसित करने का साधन है। भौतिक विकास संबंधी उद्देश्य में देख सकते हैं आप, जो मेटलिस्टिक डेवलपमेंट रिलेटेड है, उसमें आप देख सकते हैं कि उन भौतिक व्यवस्था में का मतलब या वर्तमान समय में उन सभी प्रक्रियाओं से है जो इस संसार को सुंदर, उपयोगी एवं सार्थक बनाती है। जैसे विज्ञान संबंधी अनेक आविष्कारों ने इस संसार को सुखमय और सुविधाजनक बना दिया है। आज आप घर बैठे इंटरनेट का उपयोग करके बेहतर से बेहतर पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं। तो इस लॉकडाउन पीरियड में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आईसीटी को बढ़ावा है, जिसके माध्यम से आप इस भौतिक संसार में इन सभी चीजों को आप देख पा रहे हैं। उसके बाद पर्यावरण संबंधी है, तो पर्यावरणीय स्थिति में क्या देख सकते हैं कि आज का क्षेत्र जो है पर्यावरणीय घटक के रूप में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं, जैविक है, भौतिक है, उसके अलावा मनोसामाजिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। मानव द्वारा जब संपूर्ण वातावरण के बारे में जब ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, तो वह इस उद्देश्यों के माध्यम से एक उत्तरदायी नागरिक बन जाता है और अपने ज्ञान लक्ष्य को विकसित करने में सक्षमता हासिल कर लेता है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को माफी चाहता हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी जो उद्देश्य है कि वह किस प्रकार से आपको बढ़ावा देता है, आपको ज्ञान को बढ़ाता है, यह भी देखने की आवश्यकता है। कि यह देखा जाता है कि सामाजिक जीवन में विकास की प्रक्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हो रही है। उसमें गुणवत्ता क्रिया, आपके हर प्रत्येक क्रियाकलापों में लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में, उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में आप में गुणवत्ता का विकास करता है। उसके अलावा आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित कर जीवन के सुखमय जीवन व्यवस्था को दर्शाने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ आप में जो त्रुटियां हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में आप में जो त्रुटियां आ जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से उसको पूरी तरह से बेहतर बनाया जाता है और आपका जो जीवन है बेहतर से बेहतर हो जाता है अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में। और तीसरा क्या, भावनात्मक या भावात्मक परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशनल पर्सपेक्टिव। तो यह जो विद्यार्थी जी कहता है, जब इस दोनों को आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के बाद आपने देखा एक और
भौतिक परिप्रेक्ष्य। जब ये दोनों परिप्रेक्ष्यों को आप समझ लेते हैं, पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं, तो अंत में आपका जो इमोशंस है, भावात्मक है, भाव है, वो अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से सजग होता है, समझ आ जाती है। तो आप देखिए यहाँ आध्यात्मिक और भौतिकवादी, माफी चाहता हूँ, भौतिकता के माध्यम से जो आपके जीवन लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, और आप में जो भाव आते हैं, अपने मानसिक भाव के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। जैसे आप इन दोनों के माध्यम से समझ पाते हैं कि स्मरण कैसे करना है, कल्पना कैसे करना है, विचार कैसे करना है, किसी चीज का निरीक्षण कैसे करना है, बुद्धि तर्क की प्रक्रिया आप में समाहित हो जाती है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, और किसी भी चीज पर आप बेहतर से बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। तो यह जो आपका टॉपिक था, लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में, उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर मैंने समझाया है। और जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो आपका टॉपिक है, अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करना और उनके भौतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को समझना, किस संदर्भ में, लक्ष्यों को निर्धारण के संदर्भ में। तो विद्यार्थी जी, आज जो आपका टॉपिक था यही था। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ, मैं तो आज पीछे भी नहीं गया क्योंकि आज टॉपिक थोड़ा बड़ा था, और मैं डायरेक्ट आप ही के पास आ रहा हूँ। अब देखिए, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, तो आप लोग अनम्यूट हो जाइए। अभी मेरे पास समय 2 मिनट बचा हुआ है, मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ा। फिर आज कुछ ज़्यादा ही लंबा टॉपिक था, तो मुझे उतने समय सीमा के अंदर में समझाना था। अब विद्यार्थी जी बोलिए, मैंने जो थोड़ा आज ग्रीन जो हाइलाइटर यूज किया था, उससे कोई आप लोग को तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही है ना? क्योंकि आपने जैसे बताया था नहीं कि सर। क्योंकि कभी कभी देखिए, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी नेटवर्क कम होने की वजह से समस्या ज्यादा आती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछते रहता हूँ, आपके एडवाइस देते रहता हूँ कि किस स्थितियों में आप ऑनलाइन जो कक्षा कर रहे हो आपके लिए बेहतर कैसे है। तो इस आधार पर मैं यह जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे बेहतर से बेहतर बढ़ावा मिल सके, और आप कैसे कैसे बेहतर से बेहतर मेरे स्पोर्ट्स सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स प्राप्त। यहाँ बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। पल्लवी, प्रिया, रितु कुमारी, शालिनी कुमारी, जो भी हैं कृपया बोले। और जो मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ उसको आप घर पे लिखा कीजिए, उससे आपको याद भी हो जाएगा, और परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी प्रश्न होगा तो आप इसी वे में लिखिए, जैसा कि मैंने समझाया। कोई बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। हेलो। सर सर करो, असाइनमेंट मिला था, कुछ क्वेश्चन है, डिस्कस करा दीजिए ना। तो डिस्कस विद्यार्थी जी, इसके लिए देखिए, जो असाइनमेंट आपको मैंने दिया था वो तो नॉर्मल वे में था, ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसको बेहतर से बेहतर लिख सके। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि इसके संदर्भ में आप जो है हमारे प्रिंसिपल सर, आपसे बात कर लीजिए सर, क्लास के दौरान थोड़ा असाइनमेंट बनाने के लिए भी बोला जाए तो। दिन का जो पॉइंट और टॉपिक आपके बने होते हैं, और समय सीमा जो है पूरी तरह से टाइम बॉन्डेड है, उसके आधार पर मतलब क्षमता को नहीं दर्शाता। नहीं तो आप बेहतर से बेहतर मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर टाइम मिलेगा तो जो आपके असाइनमेंट मैंने आपको दिया है उसके बारे में मैं आपको समझा सकता हूँ, अगर समय बचता है तो। ठीक है। ओके हेलो। सर। हाँ, और कोई कुछ बोलिए, जी कुछ सर। बोलना चाहते हैं, और कोई प्रॉब्लम बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, चलिए तो